हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स का क्या रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसके बारे में जानेंगे। हम ट्रांसलेशन स्टार्ट कर चुके हैं। वाबल हाइपोथेसिस आपको बताई जा चुकी है। मैसेंजर आरएनए हम पिछली बार पढ़ रहे थे, वैसे डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम या ट्रांसलेशन के टाइम ये किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैसेंजर आरएनए जो है, जैसा इसका नाम से मालूम होता है कि ये ट्रांसफर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो उसे कैरी करता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और जो डीएनए में निहित होती है उसे ये ट्रांसक्राइब कर लेता है, अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। अब ये जो होता है मैसेंजर आरएनए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक में डिफरेंट होता है। बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन सेम होता है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरली आप इसमें डिफरेंस कैसे पाते हैं कि जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनएज होते हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, अर्थात वो एक सिंगल प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात एक सिंगल जीन एक सिंगल प्रोटीन को का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि प्रोकैरियोट में जो मैसेंजर आरएनए होता है वो जो कोडिंग सीक्वेंसेस अपने पास रखता है, बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए रखता है, इस प्रकार से वो कहलाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि प्रोकैरियोट्स में एक ही मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस जो होती है वो बहुत सारे प्रोटीन्स को कोड कर सकती है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक मैसेंजर आरएनए एक प्रकार की जीन की कोडिंग करता है, सिंगल जीन कोडिंग फॉर सिंगल प्रोटीन। अब जो पहले हम जो भी बात करेंगे वो प्रोकैरियोट्स की करेंगे। इस केस में अगर आप जैसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक, हमने कहा कि जो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए किस में पाया जाता है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको हमने क्यों पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा, क्योंकि अ सिंगल मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट जीन्स। जो सिंगल मैसेंजर आरएनए होता है वो ट्रांसक्राइब होता है कहाँ से? ग्रुप ऑफ एडजेसेंट जीन्स से होता है। सच आ क्लस्टर ऑफ जीन्स कॉन्स्टिट्यूट्स एन ओपेरॉन। हमने ओपेरॉन पढ़ा। जो ओपेरॉन होता है वो क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन्स है, जो कि किससे कंट्रोल होता है? सिंगल जेनेटिक यूनिट से होता है। तो ये यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये आशय पता हो पॉलीसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब है। अर्थात जो मैसेंजर आरएनए है इट कैरी सीक्वेंस कोडिंग फॉर सेवरल प्रोटीन्स, यानी एक ही मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे प्रोटीन्स की सूचना निहित हो। अब जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, सभी मैसेंजर आरएनए चाहे पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो चाहे मोनोसिस्ट्रॉनिक हो, उसमें दो प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। कोडिंग रीजन जो होता है वो कंसिस्ट होता है सीरीज ऑफ कोडोन्स का, और ये कोडोन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? AUG से, और फिर टर्मिनेशन कोडोन पे ख़त्म होते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा AUG। टर्मिनेशन कोडोन तो आपको हमने पिछली क्लास में कई बताए थे। बट मैसेंजर आरएनए जो होता है उसमें दोनों तरफ कुछ एक्स्ट्रा रीजन होता है, कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा होता है। जो अनट्रांसलेटेड रीजन 5 प्राइम एंड की तरफ होता है उसे हम लीडर कहते हैं, और अनट्रांसलेटेड रीजन जो कि ट्रेलर उसकी तरफ होता है, पीछे की साइड में होता है, उसे हम 3 प्राइम एंड की तरफ होता है, उसे हम ट्रेलर कहते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में फिर से ये सवाल पूछा जा सकता है कि मैसेंजर आरएनए जो है उसके अनट्रांसलेटेड हिस्से क्या कहलाते हैं। तो देखिए, डीएनए की जितनी भी श्रृंखलाएं होंगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनको हम दो हिस्सों में डिफाइन करते हैं, 5 प्राइम एंड की तरफ से और 3 प्राइम एंड की तरफ से। तो एक मैसेंजर आरएनए में जो बीच का हिस्सा होता है वो अलग हिस्सा है, जो कि क्या होता है? कोडोन होते हैं, जिसमें कि कोडिंग रीजन होता है। और जो उसका शुरू का हिस्सा, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है वहाँ पर 5 प्राइम लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड पर नीचे वाले पिक्चर को आप देखिए
यहाँ पर 5 प्राइम की तरफ ऊपर लिखा हुआ है लीडर, और 3 प्राइम की तरफ आप देखिए ट्रेलर लिखा हुआ है, पीछे का हिस्सा। तो एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं उसमें 2 हिस्से होते हैं। बीच का जो होता है वो कोडिंग रीजन होता है, और लेफ्ट और राइट वाले लीडर और ट्रेलर होते हैं सब्सिक्वेंटली, रेस्पेक्टिवली। आप इसको लीडर और ट्रेलर कहते हैं। जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए ऑल्सो कंटेन्स इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन्स। अब प्रोकैरियोटिक जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, जिसमें कि एक तरफ क्या होगा, जैसे ऊपर का हिस्सा आप देखिए, जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में सिंपल, ये ऊपर वाले पिक्चर में आप देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम वाला रीजन लीडर हो गया, इधर वाला ट्रेलर हो गया। लेकिन अगर हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। तो यूकैरियोट्स में आप देखिए यहाँ कहीं भी हमने कहीं जो इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन है वो नहीं दिखाया हुआ है, जबकि नीचे वाले पिक्चर में आप देखिए जो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, इट कंटेन्स इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन्स। इसमें देखिए बीच में दे वेरी, यानी ये भिन्न होते हैं, ग्रेटली इन साइज, साइज में अलग अलग होते हैं, मे बी एज लॉन्ग एज 30 न्यूक्लियोटाइड्स। जो इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन्स होते हैं वो कई हो सकते हैं और उनका साइज़ भी अलग अलग हो सकता है, यहाँ तक कि वो 30 न्यूक्लियोटाइड लंबे भी हो सकते हैं। जबकि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जो होता है उसमें देखिए यहाँ पर एक कैप है 5 प्राइम पोजीशन पर, जो कि किससे रिकॉग्नाइज हो रही है, छोटी सी राइबोसोमल यूनिट से रिकॉग्नाइज हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस देयरफॉर बिगिंस एट द स्टार्ट कोडोन नियर 5 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। यहाँ साइड में जो आपको 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप जो नज़र आ रही है, यहाँ पर स्टार्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 5 प्राइम बैंड पर कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस इस तरह का नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ 7 मिथाइल ग्वानोसिन जो कैप होती है ना, यहाँ पर आपको टेल दिखाई दी है। यहाँ पर मल्टीपल राइबोसोम साइट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको कैप को इन्होंने कवर नहीं करा है। ये आपको हम फ़र्क बता रहे हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है उसमें देखिए आप कैप होती है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में कैप नहीं है। ये वाली जो 5 प्राइम है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए RBS जो लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ एक लिखा हुआ है जबकि यहाँ कई लिखे हुए हैं। ये इस चीज़ को बताता है कि जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है उसके पास कैप होती है और वो एक छोटी राइबोसोमल यूनिट से रिकॉग्नाइज होती है। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ स्टार्ट हो सकता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में आप देखते हैं कोई 5 प्राइम एंड पर कोई स्पेशल ऐसा कोई सिग्निफिकेंट फीचर नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट हो सकती हैं, जैसे कि शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। यहाँ देखिए आप, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 5 प्राइम की तरफ AGGAGGU, ये जो एक प्रकार की सीक्वेंस है, ये इन द इंटीरियर ऑफ अ मैसेंजर आरएनए चेन, अगर ये चेन मौजूद होती है, दैट रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ अ डिफरेंट प्रोटीन। इसलिए हम इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, क्योंकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक में ये सीक्वेंस जब मौजूद होती है तो उसमें आप पाएंगे, जहाँ पर भी ये देखिए SD जो लिखा हुआ है, ये है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पर कई SD लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स बन सकते हैं। अब ये बात हुई मैसेंजर आरएनए की कि किस प्रकार से ये रोल प्ले करेगा। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की, जो कि क्या है इसका रोल। ट्रांसफ़र आरएनए इज़ द की टू डेसिफर द जेनेटिक कोड इन मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए DNA से सूचना लेकर के आ चुका है, अब इसको पढ़ेगा कौन? जो इसकी कूट भाषा है, इस कूट भाषा को पढ़ने के लिए ट्रांसफ़र आरएनए काम में लिए जाते हैं। हर एक प्रकार का एमिनो एसिड जो होता है, जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड आपको बताए गए हैं, उनमें आप देखिए ईच टाइप ऑफ एमिनो एसिड हैज़ इट्स ओन ट्रांसफ़र आरएनए। हर एमिनो एसिड के लिए एक अलग ट्रांसफ़र आरएनए है, जो कि बंधता किससे है? बंधता है उससे
और कैरीज इट टू द ग्रोइंग एंड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। वो सूचना को कहाँ तक ले जाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड तक, कि यहाँ पर ये अमीनो एसिड बनने हैं एंड तक। यानी मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफ़र आरएनए के जो फैक्टर्स होते हैं वो बंधते हैं और फिर ये बताते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स बनेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन में वो अंत तक जाता है। अब राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए एक्चुअली एसोसिएट्स विद अ सेट ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम्स। जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो राइबोसोम बनाने के लिए एक सेट ऑफ प्रोटीन्स को बनाता है या उसके पास मौजूद होते हैं, या सेट ऑफ प्रोटीन को लेकर के वो फिर राइबोसोम का निर्माण करता है। दीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स जो होते हैं या राइबोसोमल जो आरएनए होता है, फिजिकली मूव अलोंग अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कैसे मूव करता है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर 5 प्राइम से शुरू होता है और 3 प्राइम तक वो चला जाता है। और इस रिएक्शन को, जो डायरेक्शन होता है इसका, कैटेलाइज द असेंबली ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू प्रोटीन चेन्स। अब राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? कैटेलाइज करता है किसके लिए? असेंबली ऑफ अमीनो एसिड्स को क्या करने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो राइबोसोमल आरएनए का मुख्य कार्य क्या हो गया कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पोजीशन की तरफ चलता चला जाएगा इसी डायरेक्शन में और कैटेलाइज करेगा अमीनो एसिड्स को। ये अमीनो एसिड्स किसने दिए? ट्रांसफ़र आरएनए ने। ट्रांसफ़र आरएनए ने क्या करा? मैसेंजर आरएनए के कोड्स को डिकोड करा, तोड़ दिया, डेसिफर कर दिया उनको और बता दिया ये अमीनो एसिड हैं, और राइबोसोमल आरएनए आकर के उनको प्रोटीन में चेंज कर दिया। साथ ही ये जो होते हैं राइबोसोमल आरएनए वो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ भी बंधते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो बहुत सारे एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं उनसे भी ये बंधते हैं। तो दीज 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज, हाउ डू दे प्ले द रोल इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको अभी हमने बताया कि मैसेंजर आरएनए का क्या रोल है, ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स आर एक्चुअली राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जिनमें क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए और आर प्रोटीन्स होते हैं, राइबो प्रोटीन्स। हर राइबोसोम जो होता है ये आपको मालूम है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है राइबोसोम के बारे में सेल बायोलॉजी में, कि हर राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी यूनिट। ये देखिए आप, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। एस का आपको मालूम है, जो होता है सिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जो स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे दिया था कांस्टेंट को, कि जब भी किसी सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं जब हम उनको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, या उनको सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं, यानी उनका अपकेंद्रण करते हैं, तो अपकेंद्रण के समय वो किस प्रकार से जमते हैं उसमें ट्यूब में। जो सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो ट्यूब इस्तेमाल होती है, जब उसमें डाला जाता है सेल को, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको, तो कौन सा ऑर्गेनल किस जगह पर जाकर, सेडिमेंटेशन एक्चुअली कोफिशिएंट है, ये जो एस है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उन्हीं के ऑनर में हम इसे बोलते हैं एस टाइप, यानी 70S टाइप, 80S टाइप। तो प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये 70S क्या अकेला होता है? हमने अभी शुरू में कहा आपको कि इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, लार्जर और स्मॉलर। तो इनमें 30S होता है एक तो, और एक होता है 50S। जो 50S है वो लार्जर सब यूनिट है, 30S होती है वो स्मॉलर सब यूनिट है। अब ये भी किस प्रकार से बनी हुई होती हैं? तो 50S वाली जो यूनिट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 23S प्लस 5S राइबोसोमल आरएनए प्लस 34 प्रोटीन्स, यानी ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। जो स्मॉलर यूनिट होती है उसमें 16S के राइबोसोमल आरएनए होते हैं और 21 प्रोटीन्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। देखिए, हमने बोला है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन्स भी होंगे और राइबोसोमल आरएनएस भी होंगे, या राइबो आरएनए भी होंगे।
जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें राइबोसोम्स किस प्रकार के होंगे, 80S टाइप के। स्मॉलर यूनिट उनकी होगी 40S, बड़ी यूनिट होगी 60S। जो 60S यूनिट होगी वो बनी हुई होगी 28S, 5.8S एंड 5S राइबोसोमल आरएनएस की, और 40 प्रोटीन्स होंगे उसमें। और जो 40S वाली छोटी यूनिट होगी इसकी, स्मॉलर यूनिट, उसमें 80S राइबोसोमल आरएनए होंगे और 30 उसमें प्रोटीन्स होंगे। देखिए आप ये पिक्चर को देख रहे हैं, इस प्रकार से राइबोसोम्स का निर्माण हो जाता है। एक छोटी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है। जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के, वो देखिए इस तरफ हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर यूकैरियोट्स के हैं। अब इनमें क्या क्या काम होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं, हर एक राइबोसोम में 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। किसके लिए? ट्रांसफ़र आरएनए के बंधने के लिए। और इन साइट्स का नाम, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी वो 3 साइट्स हैं राइबोसोम्स में, उनका नाम बताइए जिन पर ट्रांसफ़र आरएनए बनता है। या PAE राइबोसोम की साइट पर क्या काम होता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए की ये बाइंडिंग साइट्स हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये P साइट जो कि पेप्टिडिल ट्रांसफ़र आरएनए बाइंडिंग साइट है, A साइट एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए बाइंडिंग साइट है, जबकि E साइट है वो एग्जिट साइट है, यानी निकलने की साइट है बाहर। जो बाइंडिंग साइट्स इसमें दिखाई गई हैं, इन्हें आप देखिए किस प्रकार से ये अरेंज होती हैं। बड़ी यूनिट को अगर हम ऊपर मान के चलें, छोटी यूनिट नीचे है, तो किस प्रकार से वर्टिकल कॉलम्स में आप देख रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसमें एग्जिट है, बीच वाली P साइट है जिस पर पेप्टिडिल ट्रांसफ़र आरएनए बनता है, A साइट की तरफ एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग साइट यानी बंधने की साइट है। ये देखिए इस पिक्चर से आपको बिल्कुल राइबोसोम में क्या काम होगा वो क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अटैचमेंट टू ट्रांसफ़र आरएनए। व्हाट इज़ अमीनो एसाइलेशन, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कि अमीनो एसाइलेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो व्हाट इज़ अमीनो एसाइलेशन? अमीनो एसिड को एक्टिव करना और ट्रांसफ़र आरएनए के साथ में उनका जुड़ना। सो द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स टू ट्रांसफ़र आरएनएज is the function of a group of enzymes called amino acyl transfer RNA synthetases। अब फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच करने के काम में आते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेजेस। दीज एंजाइम्स एक्चुअली एस्टरिफिकेशन करते हैं किसका? द 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स अभी तक ज्ञात हैं, टू देयर करस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र आरएनएज। अब ये जो अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेजेस होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये अमीनो एसिड को एस्टरीफाई कर देते हैं उनका, जिससे कि वो करस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र आरएनएज की तरफ। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक, विशेष है फॉर वन अमीनो एसिड एंड वन और मोर करस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र आरएनएज। अब देखिए खूबसूरती क्या है इस एंजाइम की, क्या खासियत है इसकी कि ये एक अमीनो एसिड के लिए तो ये खास है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफ़र आरएनएज को ये आइडेंटिफाई कर सकता है या जोड़ सकता है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनमें एक अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज पाया जाता है फॉर ईच अमीनो एसिड। फॉर अमीनो एसिड विद 2 और मोर करस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र आरएनएज, यानी ट्रांसफ़र आरएनएज कई मिल सकते हैं। तो ये जो एक रिएक्शन है इसकी, ये किस तरीके से देखिए समराइज़ हो सकती है कि अमीनो एसिड्स जो हैं उसके साथ में अगर हम ट्रांसफ़र आरएनएज को जोड़ दें तो ट्रांसफ़र आरएनएज एटीपी के साथ में मिलकर, क्योंकि यहाँ पर उसको वो चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो अमीनो एसिड प्लस ट्रांसफ़र आरएनए प्लस एटीपी, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड, ट्रांसफ़र आरएनए और एटीपी मिलकर के मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में होते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अमीनो एसिड प्लस
मैसेंजर आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए प्लस एटीपी मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, अमीनो एसाइल बना देते हैं, अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए बना देंगे प्लस एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कहाँ था ये? एटीपी था, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट था। ट्राईफॉस्फेट में से दो जो फॉस्फेट होते हैं उनकी एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है और क्या बन जाता है? अमीनो एसिड से अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए। किसकी प्रेजेंस में? अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में। और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एएमपी प्लस 2 फॉस्फेट के काम में आ गए। इस तरह से ये इसकी रिएक्शन चलती है। अब अगर हम अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस की तैयारी कर रहे थे। तैयारी में हमने देखा मैसेंजर आरएनए का रोल क्या होगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद तैयार है एक्चुअल मैसेंजर आरएनए बनके। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए उसमें क्या रोल प्ले करेगा, राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, राइबोसोम की क्या भूमिका रहेगी, ये अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की। द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन यानी दीर्घीकरण, तीसरा टर्मिनेशन यानी उसका खत्म हो जाना प्रोसेस का। तो प्रारंभन हो गया, दीर्घीकरण हो गया और उसका अंतिम चरण हो गया। जो ये प्रोसेस होते हैं, ये तीनों प्रोसेस, इनमें नंबर ऑफ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर है एक तरह से एंजाइम कह लीजिए, कुछ घटक कह लीजिए। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो एब्रीविएशन दिया जाता है, एक्चुअली इसके लिए एब्रीविएशन का मतलब शब्द संक्षेप। यहाँ देखिए हम जो बात कर रहे हैं इनमें EIF, EEF इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हैं। ये देखिए यहाँ पर कि एब्रीविएटेड जो होते हैं इनका किस प्रकार से शब्द संक्षेप दिया जाता है फैक्टर्स को। IF और EF, जहाँ I लिखा हुआ है वहाँ पर हो गया इनिशिएशन फैक्टर, जहाँ E लिखा हुआ है वहाँ हो गया इलोंगेशन फैक्टर्स। ये रेस्पेक्टिवली इस तरह से नाम दिए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। ये आपको याद रखना है। अगर प्रोकैरियोट्स में पूछा जाता है ट्रांसलेशन तो आपको हर जगह फैक्टर्स में IF, EF लिखना है। अगर यूकैरियोट्स में पूछा जाता है तो आपको लिखना है EIF, EEF। ये यूकैरियोट्स का है, यानी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर। तो इन फैक्टर्स के बारे में जानने के बाद अब हम एक्चुअल इनिशिएशन का प्रोसेस की बात करते हैं। अब इनिशिएशन क्या स्टेप होता है? इस स्टेप में देखिए कंप्लीट जो राइबोसोम होता है उसको असेंबल कर लिया जाता है ऑन टू अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल एट द करेक्ट स्टार्ट पॉइंट। द इनिशिएशन कोडोन AUG। अभी हम जो बात कर रहे हैं इनिशिएशन की या पूरे प्रोसेस की ट्रांसलेशन की, वो हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोट्स को। तो जो प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन पॉइंट है, अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि मैसेंजर आरएनए जो होता है अगर वो प्रोकैरियोट्स का है तो वहाँ पर कहीं कोई कैपिंग नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स में कैपिंग होती है। तो प्रोकैरियोट्स का जो मैसेंजर आरएनए होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है और प्रिपेयर करके उसके राइबोसोम के ऊपर वो अपनी जगह बना लेता है और इनिशिएशन कोडोन को टटोल लेता है, ढूंढ लेता है, करेक्ट जो उसका स्टार्ट पॉइंट होता है वहाँ पर वो जुड़ जाता है। अब राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या होती है? जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उसमें एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है जो कि 8 से 13 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ द इनिशिएशन कोडोन। जहाँ कहीं भी AUG लगा हुआ होता है, इनिशिएशन कोडोन होता है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे उस हिस्से से दूर, अपस्ट्रीम का मतलब जो आपका करेक्ट पॉइंट है जहाँ पर आपको कुछ काम करना है, वहाँ से अपस्ट्रीम का मतलब दूर और डाउनस्ट्रीम का मतलब उसकी तरफ। तो AUG जो होता है इनिशिएशन कोडोन, इससे अपस्ट्रीम की तरफ आप देखेंगे 8 से 13 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस जो आपको बताई थी हमने, शाइन डलगार्नो सीक्वेंस, जो कि प्यूरिन रिच सीक्वेंस होती है, वो मौजूद होती है मैसेंजर आरएनए में। यानी आप पहचानोगे कैसे? यूकैरियोटिक में तो आप कैप से पहचान लेते हो कि यहाँ से शुरू करना है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में आप कैसे पहचानोगे? तो ये जो शाइन डलगार्नो जो साइंटिस्ट थे
इन्होंने पहचाना इसको और इसको डिस्कवर करा इस सीक्वेंस को प्रोकैरियोट्स में, और कहा कि दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एक्चुअली शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस फाउंड ऑन मैसेंजर आरएनए एंड इज ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये साइट जो होती है जिसमें कि ये 5 प्राइम AGGAGGU लाइक 3 प्राइम की तरफ ये साइट जाती है, इसको हम बोलते हैं शाइन-डेलगार्नो जो सीक्वेंस है। ये पहचान होती है उसकी, ये है एक्चुअली इनिशिएशन के टाइम पर राइबोसोम बाइंडिंग साइट या RBS। दिस सीक्वेंस कैन बेस पेयर विद द 3 प्राइम एंड ऑफ द 16S राइबोसोमल RNA। जो स्मॉलर यूनिट होती है यानी 30S के होता है जो राइबोसोम का पार्ट, उससे ये बंध सकती है। और इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इसके ऑपोजिट कौन सी जुड़ेगी। देखिए ए जो है AGG, ये देखिए जो सीक्वेंस है यहाँ, ये सीक्वेंस देखिए आप इसको 5 प्राइम AGGAGGU। तो जब हम कह रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कौन सी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। अब हम RNA की बात कर रहे हैं तो ए जो है, ए किससे जुड़ता है, अगर DNA में होता तो T से जुड़ता, तो हमें यहाँ लिखना है U। तो देखिए आप U। G किससे जुड़ता है, C से, तो हम बोलेंगे C। तो UCCUCCA। U किससे जुड़ेगा, A से, A किससे जुड़ेगा, U से। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या हो गई, UCCUCCA 3 प्राइम एंड की तरफ। अब ये जो काम होता है, दिस इवेंट इज थॉट टू पोजीशन द राइबोसोम करेक्टली। ये सीक्वेंस किस में मौजूद थी, मैसेंजर RNA में। अब ये जो है वो राइबोसोम के सामने इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आ जाती है। तो एक तरह से इसने सीक्वेंस ने क्या करा, पहचान लिया, राइबोसोम ने इसको पहचान लिया, इसने राइबोसोम की साइट को। अब यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू, सो राइबोसोम करेक्टली ऑन मैसेंजर RNA विद रेस्पेक्ट टू द इनिशिएशन कोडोन AUG को ध्यान में रखते हुए ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है। अब इनिशिएटर RNA, ट्रांसफ़र RNA का क्या काम होता है, देखिए अभी हमने पहचाना कि राइबोसोमल बाइंडिंग जो साइट होती है उसको इसने फाइंड आउट कर लिया। और जो इनिशिएटर ट्रांसफ़र RNA होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोटीन चेन इज़ मिथियोनाइन। ये हमें मालूम है, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, फर्स्ट अमीनो एसिड जो जुड़ता है प्रोटीन की चेन के साथ वो मिथियोनाइन होता है। अब प्रोकैरियोट्स में एक खास बात होती है, जो ये मिथियोनाइन होता है ये मॉडिफाई होके काम में आता है, किसमें, एन फॉर्मिल मिथियोनाइन में। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें जो इनिशिएशन कोडोन है AUG, वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्पेशल इनिशिएटर ट्रांसफ़र RNA के द्वारा। और ये जो ट्रांसफ़र RNA होता है ये डिफ़र करता है AUG के जो कोडोन्स होते हैं उससे। द इनिशिएटर ट्रांसफ़र RNA डिफर्स फ्रॉम द वन दैट पेयर्स विद AUG। AUG के साथ में जो ट्रांसफ़र RNA जुड़ेगा उससे ये इनिशिएटर जो ट्रांसफ़र RNA होता है वो डिफरेंट होता है। बाकी जितने भी कोडिंग रीजन्स होते हैं उनसे रेस्ट ऑफ द कोडिंग रीजन्स, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कोडिंग रीजन्स होंगे उनसे ये इनिशिएटर ट्रांसफ़र RNA जो होता है वो डिफरेंट होता है। और ये इनिशिएटर जो ट्रांसफ़र RNA होता है ये अलाउ करता है बेस पेयरिंग जो होती है, वबल जो होती है या उनकी पेयरिंग जो उसमें गड़बड़ी होती है उसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसको, बिकॉज इट लैक्स द एल्काइलेटेड एडिनोसिन इन द एंटीकोडोन लूप, हैंस इट कैन रिकॉग्नाइज बोथ AUG एंड GUG। ये जो होता है इनिशिएटर कोडोन ये GUG को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और AUG को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि इसमें एल्काइलेटेड A नहीं होता, इस कारण से। ये देखिए आप इस पिक्चर में आप इससे समझ पाएंगे। यहाँ देखिए इसको, ये देखिए यहाँ पर ये बताया गया है इसमें कि जो नॉन इनिशिएटर ट्रांसफ़र RNA जो होता है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है एंड कैन ओनली पेयर विद AUG कोडोन्स। फ्लेक्सिबल ये कब होता है, जबकि
ये क्या हो जाता है, फॉर्मिल मिथियोनाइन बन जाता है। लेकिन अगर ये मिथियोनाइन है तो ये सिंपल होगा, नॉन फ्लेक्सिबल होगा। ये सिर्फ AUG के साथ ही जुड़ेगा। बोथ ट्रांसफर RNAs आर चार्ज्ड with methionine by the same methionine transfer RNA synthetase to give methionine transfer RNA, but only the initiator methionine transfer RNA is modified by the enzyme transformylase to give N-formyl methionine transfer RNA। यहाँ ये देखिए, द N-formyl ग्रुप जो है ये किससे रिजेंबल करता है, अ पेप्टाइड बॉन्ड, and may help this initiator transfer RNA to enter the P site of the ribosome। अब ये N फॉर्मिल उसमें आ गया फॉर्म में, तो ये राइबोसोम की P साइट में जा सकता है, एंटर कर सकता है, जबकि ऑल अदर ट्रांसफर RNA एंटर द A साइट। दिस इज़ द डिफरेंस। जो बाकी बचे हुए हैं वो ट्रांसफर RNA कहाँ जा सकते हैं, A साइट पर, और जो जिसमें फॉर्मिल ग्रुप लग चुका है वो जाएगा P साइट पर। ये सिर्फ आप इतना बात याद रखिए। द इनिशिएशन फैक्टर जो होता है IF1, IF2, IF3 होते हैं, आर जस्ट 1/10 एज अबंडेंट एज राइबोसोम्स। और इनमें क्या मौजूद होते हैं, IF1, IF2, ये सब फैक्टर्स है, इनिशिएशन फैक्टर्स। इनमें ओनली IF2 जो होता है वो किससे बंधता है, GTP से। जो ओवरऑल ये इवेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, देखिए इसको भी आपको हम इस पिक्चर से हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, जो IF1 है सबसे पहले, यानी इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 जो होता है, ये यहाँ पर स्टार्टिंग इसका देखिए, ये किससे बंध रहा है, यहाँ 30S सब यूनिट से। ये 30S सब यूनिट के साथ में सबसे पहले जो इसका स्टेप होगा वो क्या होगा कि IF1 और IF3, ये 1 to 3 इनिशिएशन फैक्टर हैं। देखिए इन्होंने 1 को थोड़ा डार्क कर रखा है, शेडेड कर रखा है, 3 को शेडेड कर रखा है। तो IF1, F1, F3 जो है ये किससे बंधते हैं, 30S सब यूनिट। ये देखिए नीचे 30S सब यूनिट से। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट अ लार्ज सब यूनिट बाइंडिंग। अगर ये 1-3 इससे लग जाते हैं तो लार्ज सब यूनिट इससे जुड़ नहीं पाती है। विदाउट अ मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल एंड फॉर्मिंग एन इनएक्टिव राइबोसोम। तो ये क्या बचा रहा है, इसके साथ जुड़ करके ये बड़ी यूनिट को बचा रहा है, जिससे कि इनएक्टिव नहीं हो जाए राइबोसोम। अगर ये बड़ी यूनिट से जुड़ जाएंगे तो राइबोसोम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस हेल्प्स टू प्रिवेंट अ लार्ज सब यूनिट बाइंडिंग to it without a messenger RNA molecule and forming an inactive ribosome। दोनों को इनएक्टिव कर देता अगर ये बड़ी यूनिट से जुड़ जाता तो छोटी यूनिट तुरंत आ जाती है और वो इसके साथ में अटैच हो जाती। तो सबसे पहली बात हुई, फैक्टर 1 और फैक्टर 3 30S सब यूनिट के साथ में अटैच हो जाते हैं। जो F2 होता है कॉम्प्लेक्स्ड विद GTP, ये देखिए साइड में दिखा रहा है, ये GTP इसमें साइड में इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देन बाइंड्स टू द स्मॉल सब यूनिट। जो F2 होता है वो सिंपल तरीके से नहीं बनता, उसको GTP की आवश्यकता पड़ती है और वो GTP के साथ जुड़ करके इसके साथ बनता है। इट विल असिस्ट द चार्ज इनिशिएटर ट्रांसफर RNA टू बाइंड। जो ट्रांसफर RNA है इनिशिएटर, उसको बंधने में ये मदद करेगा GTP और F2 फैक्टर। जो 30S सब यूनिट अटैचेस टू अ मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल मेकिंग यूज़ ऑफ द राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑन द मैसेंजर RNA। अब ये देखिए यहाँ पर मैसेंजर RNA जो है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको मैसेंजर RNA राइट हैंड, इसके साथ में ये 16S कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये यहाँ पर, और इसके साथ में 30S सब यूनिट इससे जुड़ जाती है। यहाँ नीचे देखिए आप, ये इनिशिएटर ट्रांसफ़र RNA है लेफ्ट में, और साइड में प्रोकैरियोट का दिखा रहे हैं हम, तो इसमें फॉर्मिल देखिए मिथियोनाइन है, FMET लिखा हुआ है, यानी फॉर्मिल मिथियोनाइन है। ये सिंपल नहीं है, ये ट्रांसफ़र RNA कौन सा है, इनिशिएटर है। और ये किसके साथ में अटैच हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पर ये 30S के साथ ये तीनों जुड़े,
उसके बाद ये साथ में मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये अटैच हो गए। 30S सब यूनिट जो होती है वो मैसेंजर आरएनए के साथ में अटैच हो गई और अब ये राइबोसोम की बाइंडिंग साइट पर जा रहे हैं। द इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कैन देन बाइंड टू द कॉम्प्लेक्स बाय बेस पेयरिंग ऑफ इट्स एंटीकोडोन। जो नीचे की साइड में एंटीकोडोन होते हैं उनसे ये जुड़ता है विद द AUG कोडोन ऑन द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का AUG कोडोन के साथ में इसकी पेयरिंग होती है। इस पॉइंट पर F3 देखिए रिलीज हो जाता है एंड हेल्प्स द मैसेंजर आरएनए टू बाइंड। ये जो है IF3 कैन बी रिलीज्ड एज इट्स रोल इन कीपिंग द सब यूनिट्स अपार्ट। F3 का क्या काम था? जो दोनों यूनिट्स को अलग अलग रखना था, अब उसका काम खत्म हो जाता है। एंड हेल्पिंग द मैसेंजर आरएनए टू बाइंड, और उसने मदद कर दी F3 ने। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसमें देखिए क्या क्या मौजूद है। F3 जो है इसमें से निकल चुका है, 1 और 2 यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर ये देखिए F मिथियोनाइन ये जो है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए इससे जुड़ चुका है। अब जो 50S सब यूनिट है अब इससे बंध सकती है, क्योंकि शुरू में F3 ने इसे रोक रखा था 50S को बंधने से। ये अब बंध जाती है, कैन नाउ बाइंड विच डिस्प्लेसेस IF1 एंड IF2। अब जैसे ही ये बंधेगा तो IF1 IF2 देखिए ये निकल गए बाहर और GTP हाइड्रोलाइज हो गया इन दिस एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। GTP जो होता है पूरी तरह से GTP होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है D, यहाँ GTP होना चाहिए, इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। जहाँ ये GDP लिखा है यहाँ पर GTP होना चाहिए। So GTP is hydrolyzed in this energy consuming step. The complex termed at end of the initiation phase is called the 70S initiation complex. अब ये वाला कॉम्प्लेक्स कहलाता है 70S initiation complex. अब असेंबल्ड राइबोसोम देखिए, अब राइबोसोम दोनों यूनिट इसके साथ जुड़ चुकी है। इसमें अब ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट मौजूद है। ये A साइट और P साइट फॉर एमिनो एसाइड एंड पेप्टिडाइल रेस्पेक्टिवली इसमें मौजूद है। अब A साइट पर आप देखेंगे इज वेयर इनकमिंग एमिनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड, एंड P साइट पर आप देखेंगे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी आपको। तो ये स्टार्टिंग है इसकी, इनिशिएशन किस प्रकार से होता है प्रोकैरियोट्स में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार से इलॉन्गेशन वाली साइट चलती है।